यहाँ पे इस वेक्टर को का 7 इक्वेशन लिखना है रिजोल्व करने के बाद। जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका 7 इक्वेशन लिखना है। रिजोल्व करने के लिए पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है इसका कि पहले इसके टेल से, टेल कहाँ है इसका? यहाँ पे। इसके टेल से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस किधर है? यहाँ से एक्स एक्सिस आप इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं, इधर में। इधर को एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे और वाई एक्सिस इसका नीचे को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाई एक्सिस हुआ और यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है ये वाई एक्सिस के साथ। ये एंगल दे देगा। एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है ये आपको वो दे देगा। ठीक, समझ रहे? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे परपेंडिकुलर डालिएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। इसका एफ का ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ वाई होगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए, और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसे आप एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स लिखना है। अब बताइए इस ट्रायंगल में बेस कौन है? एफ वाई है। एफ वाई, तो एफ वाई क्या होगा? यहाँ कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा? अभिनव, यहाँ पे एफ वाई क्या होगा? अमर, एफ वाई क्या होगा बताइए? हाँ ठीक है, क्योंकि वो बेस है। और एफ एक्स कितना होगा? हाँ ठीक, और ये आई कैप होगा या जे कैप होगा? एफ साइन थीटा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इधर वाला एक्सिस को आई कैप लिखेंगे या माइनस आई कैप? इसके 7 इक्वेशन वो घर से लिख के लाइएगा। ठीक है, लिखा जाएगा ना? या आइए मैं लिख देता हूं। इसके एफ में क्या लिखेंगे? पहला इक्वेशन क्या लिखेगा? एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या लिखेगा? एफ इक्वल टू एफ एक्स कितना है? एफ साइन थीटा है। एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा होगा, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। तीसरे में क्या होगा? इसमें वेक्टर का सिंबल ले लेंगे, तो क्या होगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई माइनस जे कैप। देखिए माइनस जे कैप आ गया, ये इसका थर्ड इक्वेशन होगा। माइनस जे क्यों हुआ है? क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और नेक्स्ट वेक्टर में ही वेक्टर एफ इक्वल टू लिखेंगे एफ साइन थीटा आई कैप प्लस एफ कॉस थीटा माइनस जे कैप, ये इसका फोर्थ इक्वेशन होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। फिफ्थ इक्वेशन होगा। थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा एफ एक्स बाई एफ वाई, इसका 6 नंबर इक्वेशन होगा। 7 नंबर होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ एक्स बाई एफ वाई, इसका नाम आप लिख लीजिएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका 7 नंबर इक्वेशन होगा। यही इसी टाइप से किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो तो रिजॉल्व करके उसका 7 इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। वेक्टर इज 2 टाइप्स
इसमें एक नंबर में होगा पोलर वेक्टर। देखिए पोलर वेक्टर होता है, और दूसरे नंबर में होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ये दो वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर हम किसे कहते हैं? वह वेक्टर क्वांटिटी जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जिस वेक्टर क्वांटिटी का यूज किया जाता है वो कहलाता है पोलर वेक्टर। और इसमें भी यूज किस किस वेक्टर का होता है? एक पोजीशन वेक्टर का और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का यूज होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज होता है। इसमें ये दो टाइप इसका भी हो जाता है पोलर वेक्टर का। पोलर वेक्टर हम किसे कहेंगे? वैसा वेक्टर क्वांटिटी जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो आप देखिएगा एक्सीलरेशन भी पढ़ना है, इसमें भी डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है, पोजीशन में भी डायरेक्शन होता है। तो सब कैसा वेक्टर क्वांटिटी है? पोलर वेक्टर क्वांटिटी है, पोलर। ठीक, तो इसका एक लाइन का डेफिनेशन है, लेकिन इसके जो पार्ट है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसे भी हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हम किसे कहते हैं? वह वेक्टर क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन में यूज होता है। रोटेशनल मोशन में जैसे फैन चल रहा है, फैन भी तो मोशन में है, लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी मूव कर रहा है? एक एक्सिस के अबाउट चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। तो वो होता है इसका क्या, वो जो है वो उसका एक्सियल वेक्टर कहलाता है। रोटेशनल मोशन में जिस वेक्टर क्वांटिटी का यूज होगा, जैसे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सब में एंगुलर लगा हुआ, एक एंगल नहीं बनेगा ना। तो वो सब एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है। एक्सियल वेक्टर का दो टाइप का वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला है पोलर वेक्टर क्वांटिटी। एक नंबर में पोलर वेक्टर क्या होता है ये पढ़ेंगे। पोलर वेक्टर, a vector which is used in a straight line motion, a straight line motion is called polar vector। इसे पोलर वेक्टर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेलोसिटी भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। सब क्या है? सब पोलर वेक्टर का एग्जांपल है। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर कहा जाएगा। आइए इसमें एक नंबर में पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखिए पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? इसे कहने का सेंस ये है, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करना ही उसका पोजीशन कहलाता है। लोकेशन हम कैसे शो करते हैं? देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है और इसका लोकेशन हमें शो करना है। यहाँ फ्रेम ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। इस फ्रेम से यहाँ वो है, यहाँ से आप इसका पोजीशन शो करती है। देखिए फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप शो करते हैं, इसका लोकेशन पता है, ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये उसकी आप स्थान को बता रहे हैं, लोकेशन को शो कर रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर आर से, वेक्टर क्वांटिटी है, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा ये, तो इसलिए कहा सीधे दिखा दिया ये पोलर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर आर होता है। देखिए वेक्टर आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे डिफाइन करेंगे कैसे? इसे इट इज डिफाइंड एज
लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ना, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन से डिफाइन करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर में मेजर करते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन क्या कभी भी लिखते हैं तो मीटर में लिखते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर होता है, इसे मीटर में मेजर किया जाता है। समझ गए? ये पोजीशन वेक्टर होता है। चलिए इतना को नोट कर लीजिए पहले, या कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे। दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? देखिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है दो पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड होना चाहिए। उससे शॉर्टेस्ट कोई लेंथ ऑफ पाथ नहीं हो, उससे शॉर्टेस्ट कोई डिस्टेंस नहीं हो। दो पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक लाइन का डिफरेंस, ये तो यूनिक होगा ना, ऐसा दूसरा तीसरा थोड़ी होता है, एक ही टाइप का होता है, एक ही टाइप का शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा एक ही टाइप का होता है। तो जब सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पोजीशन के बीच तो उसे कहा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। ये तो यूनिक केस आ गया ना, यहाँ पे एक यूनिक केस यहाँ क्रिएट हो गया। कैसे केस क्रिएट हुआ? हम लोग तो अभी तक पोजीशन वेक्टर जानते हैं। पोजीशन वेक्टर का यूज करके हम क्या देखना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से फाइनल कहीं ना कहीं तो उसका फाइनल पोजीशन होगा। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे क्या कहा जाए? ये तो यूनिक है, हर चीज, ये हर यूनिक पॉइंट का ही कुछ स्पेशल नाम दिया गया, तो ये भी तो यूनिक हो गया। इस यूनिक को कहा गया कि इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ये डिस्प्लेस कर गया तो इसके शॉर्टेस्ट पाथ, इसके बीच तो बहुत सारा पाथ हो सकता है, इनफाइनाइट पाथ हो सकता है दो पोजीशन के बीच, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच अनंत पाथ हो सकता है। लेकिन क्या सबके सब थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। कौन है वो? जो शॉर्टेस्ट पाथ है, और शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो कैसे है वो, उसे दिखा देते हैं जरा। ये पहले आप तो देखेंगे ना कि पोजीशन है, पहले तो ऑब्जेक्ट ए का मैंने पोजीशन दिखा, ए का हमने पोजीशन दिखाया, तो इधर वाई एक्सिस होता है और इधर एक्स एक्सिस, ठीक। पोजीशन हमने दिखा दिया यहाँ से, ऐसे पोजीशन में हेड दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। वेक्टर आर लिखा हूं मैं, वेक्टर आर 1 लिखिए, पहला पोजीशन है इसका, ओ के रिस्पेक्ट में है। थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। मान लीजिए पी पॉइंट पे पहुंच गई है ये मैं, तो अब इसका फाइनल पोजीशन कौन होगा? ये होगा। ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे दिखाएंगे? फिर वो से दिखाएंगे यहाँ से। देखिए पोजीशन डिफरेंट है ना, इस दोनों के बीच का पोजीशन तो डिफरेंट है, क्योंकि इसके लेंथ से इसका लेंथ ज्यादा है, इसका पोजीशन ज्यादा है, इसका पोजीशन कम है। लेकिन ये पर्सन मूव किधर किया है? जिधर भी मूव किया है उधर डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, उसमें हमको हेड तो दिखाना नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे गया ये पर्सन, इसको तो कहा गया कि यही डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको डायरेक्शन होगा इसमें, ये किसी न किसी डायरेक्शन में ना मूव किया है, डिस्प्लेस हुआ है, तो ये एक डायरेक्शन होगा। और ये इसका R2 वेक्टर में लिखे था, इसका फाइनल पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, और ये दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर दो पोजीशन के बीच से डिस्टेंस कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ ए है, यहाँ पे बी है,
कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा, कोई ऐसे पहुंच रहा है, कोई ऐसे पहुंच रहा है, ऐसे पहुंच रहा है, इनफाइनाइट पाथ में पहुंच सकता है वहां पे। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? एक ही है। शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होता है जिसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से ही हमें वेक्टर को ऐड करने का कंसेप्ट मिला है। यहाँ पे तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में एक आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ क्या, कि यहाँ पे कहीं पे ऐसा जरूर है कि जिसका एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइंट है। थ्री साइड है ना इस ट्रायंगल में, इसके थ्री साइड में इसका हेड और इस वेक्टर के टेल से ज्वाइंट है। तो किसी एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइंट होता है तो क्या शो करता है? वो तो शो करता है आपका सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम क्रम शो करता है। तो थर्ड साइड इसका अपोजिट ऑर्डर होगा। यहीं से वेक्टर को ऐड करने का रूल मिला। कहां से आया इसका कंसेप्ट माइंड में? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आइडिया मिला कि अरे अब तो हम दो वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, डायरेक्शन वाले क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डिफाइन करूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट इज डिफाइंड एज the shortest distance between two positions दो पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एस। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इज मीटर। इसको मीटर में मेजर करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कि वेक्टर एस होगा कितना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या देखा गया, यहाँ पे वेक्टर r1 और वेक्टर r2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है और डायरेक्शन में भी डिफरेंट है। इस दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन के बीच एंगल फॉर्म होता है, और इस दोनों के बीच एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन के बीच ही एंगल नहीं बनता, नहीं तो डिफरेंट डायरेक्शन के बीच एंगल बनता है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन का है, डिफरेंट डायरेक्शन का है। समझ रहे हैं? कोई पूछेगा इससे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि कम, देख लीजिए ना, लेंथ बताता है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में तो एंगल से देखते हैं कि क्या है। अब बताना है कि इस एंगल में सेम ऑर्डर में कौन सा दो साइड है। इसका हेड इसके टेल से ज्वाइंट है, इसलिए वेक्टर r1 और वेक्टर s सेम ऑर्डर में है। तो क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या कहता है कि जो सेम ऑर्डर में है और ये r2 क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। कैसे हुआ? मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में मैं बताया था कि कोई ऐसे जाकर ऐसे मूव कर रहा है तो अपने ओरिजिनल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन उसके सामने से कोई पहुंच रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है उसका। तो यहाँ पे ये जो सामने से पहुंच रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, अपोजिट ऑर्डर में हो जाता है। तो अपोजिट और सेम ऑर्डर पहचान कर हम क्या देखना चाहते हैं? यहाँ अपोजिट ऑर्डर वाला जो वेक्टर है वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होता है, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आया, जो वेक्टर को ऐड करने का रूट मिला। देखिए क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता है कि displacement vector shows that displacement vector shows that क्या शो करता है? if
two sides of a triangle, two sides of a triangle are in the same order, then third side will be in opposite order, will be in opposite order. देखिए थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा और जो अपोजिट ऑर्डर वाला साइड है वो सेम ऑर्डर वाले साइड के सम के बराबर होगा, विच इज हाँ अभी देखूंगा रुक जाइए, विच इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में है, इस ट्रायंगल में देखिए तो क्या है, इस ट्रायंगल ओ ए बी में क्या इसका दो साइड, कौन सा दो साइड सेम ऑर्डर में है बताइए। सेम ऑर्डर में होने के लिए कैसे ज्वाइंट होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में पढ़े हैं ना, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइंट होना चाहिए, तभी इसको सेम ऑर्डर में कहते हैं ना। इस ट्रायंगल में खोजिए वैसा कहां पे है, वेक्टर r1 का हेड वेक्टर s के टेल से ज्वाइंट है, इसके टेल से ज्वाइंट है, तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है, और ये थर्ड साइड जो है ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। बोले कोई डाउट इसमें, ये लैंग्वेज यहां पर दिख गया इस ट्रायंगल में, थर्ड साइड विल बी इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। फिर ये किसके बराबर होगा, थर्ड साइड किसके बराबर होगा, तो दोनों के सम के बराबर होगा। यहां लिखा हुआ विच इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ साइड्स। कौन सा बोथ साइड्स, जो सेम ऑर्डर में साइड है, सेम ऑर्डर में जो भी साइड है उन सब के सम के बराबर होगा। देखिए यहां लिखा गया है, इस लैंग्वेज के अनुसार हम लोग ट्रायंगल में लिखेंगे क्या होगा, इसका जो अपोजिट ऑर्डर में कौन है, वेक्टर r2 है, तो मैं लिखूंगा इस लैंग्वेज के अनुसार वेक्टर r2 इक्वल टू सेम ऑर्डर में कौन है, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर s लिखूंगा। आगे समझ में, वेक्टर r2 प्लस इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर s लिखा जाएगा। अब हमें यहां निकालना क्या है, वेक्टर s निकालना है कि वेक्टर s होगा क्या। तो क्या मैं यहाँ पे मेन इसका यही इक्वेशन आएगा, इक्वेशन तो इसका यही आएगा ना, इस इक्वेशन से आपको s निकालना हो चाहे जो निकालना हो, हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे ये होगा। ठीक, अब आ जा रही है, ठीक ठीक। तो यहां देखिए r2 वेक्टर इक्वल टू r1 प्लस वेक्टर s, ये समझ में आया कि कैसे लिखा गया है। ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होता है, ये तो कहा गया है, कुछ टफ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमें वेक्टर s निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं यहां क्या इसे वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 लिख सकता हूं, है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ता है।
बोलिए, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है? ये ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जो रोटेशनल मोशन में यूज होता है। रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? जैसे फैन का रोटेशन, फैन जो मूव कर रही है वो अपने एक्सिस के अबाउट चारों तरफ घूम रही है ना, तो वो भी तो मोशन में है। और आपकी गाड़ी भी रोड पे चल रही है, वो भी मोशन में है, पोजीशन उसका भी चेंज हो रहा है, फैन का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये रोटेशनल मोशन कहा जाता है इसको, जो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है। और वो स्ट्रेट लाइन मोशन का है जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव करता रहता है ना। तो जो रोटेशनल मोशन होता है, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी तो डायरेक्शन होता है। जब आप यहाँ पे रोटेट कराइएगा उसमें भी डायरेक्शन आएगा। तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा गया कि ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी का है। एक्सियल क्योंकि इसके वेक्टर का, इसके क्वांटिटी का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के लॉन्ग होगा। एक्सिस के लॉन्ग, बीच में जो फैन का ये होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। एक्सिस, तो हमेशा इसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग ही होता है। लेकिन डायरेक्शन तो होता है, वो किसके लॉन्ग होगा? एक्सिस के लॉन्ग होगा। या तो एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड होगा या एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड होगा, लेकिन एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, ये फिक्स है। तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को कहा गया कि ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। इसमें भी उसी के जैसा आएगा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, है ना। 5 पैरामीटर्स जो मोशन का पढ़ रहे हैं वो फिर से रिपीट होगा। सर्कुलर मोशन में जब जाइएगा तब, सर्कुलर मोशन में जाने पे आपको लगेगा कि सर ये 5 पैरामीटर्स हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर से वो आपको वहां पे रिपीट होने लगे। तो ये देखिए, ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में होता है। कैसे होता है जरा देखिए, यहाँ से कोई पार्टिकल है, यहाँ से कोई पार्टिकल ये रिवॉल्व करना स्टार्ट होता है। ऐसे रिवॉल्व करके, ऐसे रिवॉल्व करके ऐसे चला जाता है, ऐसे रिवॉल्व करता है। ये तो इसका रेडियस है, ठीक है। यहाँ से ये पार्टिकल इधर की ओर, और थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने के बाद इसका डायरेक्शन इधर की ओर जाता है, ठीक। तो ये जरा देखिए, पहले वो यहाँ पे वो पॉइंट है और ए है, ओ से ए पे ये डिस्प्लेस हुआ, ओ से ए पे। तो ओ से ए पे जाने में क्या यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा? बिल्कुल एंगल फॉर्म होगा। ये एंगुलर पोजीशन कर रहा है, थीटा 1 लिखा, थीटा 1, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो इसमें तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, फाइनल पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा। तो एंगुलर पोजीशन इसका, एंगुलर पोजीशन इसका ये हो जाता है, फाइनल एंगुलर पोजीशन इसका ये हो। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया थीटा 2, थीटा 2 का है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस को कहा जाता है। इसके बीच का डिफरेंस कौन होगा? यही ना होगा, यही ना होगा डिफरेंस। पहला पोजीशन इसका ये है और दूसरा पोजीशन यहाँ तक पहुंच गया, तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होगा इसका डिफरेंस, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसे डेल्टा थीटा से लिखते हैं, डेल्टा थीटा से लिखा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आगे की ओर पढ़िएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है, दाहिने हाथ के थंब रूल। जब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहा है तो बाहर की ओर होगा, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। आखिर ये डेल्टा थीटा इक्वल टू है क्या? थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और ये पॉइंट ही एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो लिख लेंगे इसको, लिखेंगे वेक्टर, हाँ बोलिए, वेक्टर विच इज
हाँ एंगल में आएगा, एंगल में, ठीक, एंगल में उसको शो करेंगे, क्योंकि वो तो एक ब्लेड, मानिए फैन का एक ब्लेड यहां से चलकर इधर जाएगा ना, तो जो एंगल फॉर्म कर गया, पोजिशन चेंज हो गया ना, लेकिन वो क्या आगे बढ़ा है? आगे तो नहीं गया, वो तो एंगल को चेंज किया, एंगल बना रहा है, एंगल में पोजीशन चेंज हो रहा है उसका, एंगल में, इसलिए उसका नाम एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन। देखिए क्या है यहाँ पे एक्सियल वेक्टर, तो एक्सियल वेक्टर में आप देखिए क्या कि एक वेक्टर क्वांटिटी, जो भी रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर क्वांटिटी यूज होता है उसे ही एक्सियल वेक्टर कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है कि जिसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग जो होता है, वेक्टर व्हिच इज यूज्ड इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक, इसका एक लाइन का डिफिनेशन है जो रोटेशनल मोशन में यूज होता है। इस डायरेक्शन its direction is always along axis, एक्सिस के लॉन्ग होता है। एक एग्जांपल लिखेंगे, एंगुलर पोजीशन कोमा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोमा एंगुलर वेलोसिटी and angular acceleration। ये इसका पॉइंट, इसे ही कहा जाता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी से ही कहा जाता है। समझ गए इसको अच्छी तरह से, इसे नोट कर लीजिए।